आप सबका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो फिर एपिसोड 2 की शुरुआत होता है फिर से 18 साल पहले की, जहाँ वही शिव को दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे बैठ के कुछ सोच रहा है। ये सीन उसके बाबा के मरने से पहले की सीन है, जहाँ वो कुछ अघोरी बाबा के साथ बैठा है। इसी सीन से ये पता चलता है कि शिव को पहले से ही काला जादू में इंटरेस्ट है। फिर दूसरे सीन में शिव भगवत गीता के पन्ने उल्टाए जा रहा था घर में बैठ के। फिर उसके बाबा आते हैं और पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि वो पढ़ रहा है। फिर कुछ सवाल पूछने के बाद वो सारा आंसर दे देता है। उसके बाबा चुप हो जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहाँ वो अपने बेटे से नाखुश हैं। शिव के दादाजी बोलते हैं अपने बेटे से अच्छे से बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव को सरस्वती माँ का कृपा है। लेकिन पंडित जी खुश नहीं थे। पंडित जी बोलते हैं हमारे घर में असुर पैदा हुआ है जो जन्म होते ही अपनी माँ को खा गया। फिर बात करते करते ये पता चलता है कि शिव जब पैदा हुआ था तब उसके माँ मर गए थे। उसके अगले दिन ही शिव बोलने लगा था और उसके अगले दिन शिव चलने लगा था। फिर दादाजी पंडित जी को समझाते हैं कि एक बच्चे को छोटे दिन से ही डिमोटिवेट करेंगे तो वो बड़ा होके अपने आप बुराई का रास्ता पकड़ लेगा। पंडित जी का मानना ये था वो अशुभ मुहूर्त पे जन्म लिया है, इसलिए वो असुर पैदा हुआ है, इसलिए उसको नहीं अपना रहे हैं। ये सब शिव छिप के सुन रहा होता है। ऐसे में ये देखा जाता है कि शिव अपने आप को असुर मान चुका है और वो बाहर चला जाता है और जाके एक स्ट्रीट डॉग को उठा के जला देता है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि उसके दिमाग ने अपने आप को असुर मान लिया है। फिर लोकेशन चेंज होके प्रेजेंट डे पे दिखाया जाता है, जहाँ डीजे अपनी वाइफ के खोने की गम में बैठा है। फिर सीबीआई का हेड डीजे को कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए बोलते हैं। फिर डीजे को पूछताछ किया जाता है। फिर डीजे वो सारा बात बोलता है जो उसके साथ हुआ था, कैसे उसको मैसेज आया, कैसे उसको ड्राइव मिला, सब कुछ वो बोलता है। फिर सब मिलके देखते हैं उस मर्डर की वीडियो को और डीजे मार्क करता है कि किलर के गले में एक टैटू बना हुआ है। वहाँ के मेड से पूछताछ करते वक्त पता चलता है कि डीजे के साथ बीच बीच में झगड़ा हुआ करता था। बाद में मास्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो मास्क इंडियन माइथोलॉजी से कोई कनेक्ट करता है। फिर से डीजे से पूछताछ चलता है। डीजे बोलता है कि संध्या काम से बेंगलोर गई थी और वो दोनों फ़ोन पे बात नहीं करते थे, सिर्फ टेक्स्ट पे बात करते थे। उसकी टीम डीजे को केस से दूर रखते हैं, क्योंकि डीजे ने ही उनको बोला था कि केस को नॉर्मल केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट किया जाए और डीजे को आराम करने के लिए बोलते हैं। फिर लोकेशन चेंज होकर नागालैंड दिखाया जाता है, जहाँ एक जंगल में एक मर्डर हुआ होता है। शॉकिंग बात यह था कि वैसा ही मास्क और वही टैटू उसी लाश पे था। उधर निखिल इंडिया पहुंच चुका है और सीबीआई क्वार्टर में उसका पूछताछ चलता है कि उसे कैसे, कब और कहां मर्डर का लोकेशन मिलता रहा है पिछले 7 महीने से। यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि निखिल पिछले 10 साल से सीबीआई से बाहर था, फिर भी किलर ने उसे पिछले 7 महीने से क्यों कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था। फिर निखिल सीबीआई ज्वाइन करता है और उसको डीजे का केस हैंडल करने मिलता है। फिर लोकेशन चेंज होकर नागालैंड फिर से दिखाया जाता है, जहां उस बॉडी को लोकल पुलिस जांच कर रही होती है। फिर निखिल उधर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। फिर निखिल वो टैटू को देख के बोलता है कि वो टैटू नागालैंड की एक जगह की है और वो मास्क और इंडियन माइथोलॉजी में कोई कनेक्शन है। फिर सीबीआई वाले नागालैंड पुलिस से कांटेक्ट के बाद पता चलता है कि एक मर्डर हुआ है सेम टैटू और सेम मास्क के साथ। फिर लोलाक और नुसरत
नागालैंड के लिए निकल पड़ते हैं। फिर दूसरे यहाँ निखिल मिलता है डीजे से और पूछताछ करता है उसके और उसके वाइफ के बारे में। डीजे डिप्रेस्ड होता है। बाद में पता चलता है कि संध्या जो डीजे की वाइफ की थी उसकी किसी और से अफेयर चल रहा था, इसलिए डीजे और संध्या के बीच कुछ ठीक नहीं था। फिर सीबीआई ऑफिस दिखाया जाता है जहां रसूल जो वहां का आईटी डिपार्टमेंट संभालता है उससे लोलाक जाके मिलता है और इन्वेस्टिगेशन चलता है। फिर पता चलता है कि किलर वॉइस चेंज करके डिस्क भेजा था डीजे के पास। फिर रसूल लोलाक को बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहां किलर ने एंट्री किया था और किलर लेफ्ट हैंडेड होता है और उसके पास किचन की भी चाबी थी। वहां लोलाक बोलता है कि किलर इतनी आसानी से किसी घर में कैसे एंटर कर सकता है। फिर लोलाक और नुसरत नागालैंड पहुंच के जांच करते हैं बॉडी को। फिर पता चलता है कि लाश जिसकी है उसका नाम लाल है और वो 15 साल से घर से भागा हुआ था और पैसों के लिए किलिंग का काम भी करता था, जिसको पुलिस बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। बाद में पता चलता है कि उसकी मौत किसी केमिकल से हुआ था। फिर उसके घर में सर्च करने के लिए नुसरत बोलती है। फिर दूसरे सीन पे निखिल और बाद में रिसर्च से पता चलता है कि किलर बहुत शातिर था और उसको केमिकल का नॉलेज बहुत था, जिसमें से एक को उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देके मारा था। फिर लोलाक वहाँ से निकल जाता है और निखिल अपना रिसर्च चालू रखता है। फिर नुसरत आके निखिल से मिलती है और वो सब केस के बारे में डिस्कस करती है। फिर निखिल डीजे के बारे में नुसरत को पूछताछ करता है और फिर दोनों लाल की पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं फिर पोस्टमार्टम के दौरान पता चलता है कि किसी केमिकल की वजह से उसका लंग फेल्योर होकर डेथ हुआ है। बाद में निखिल को पता चलता है कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है जिसको केमिकल्स के बारे में अच्छा नॉलेज है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि संध्या की कार में से एक जीपीएस मिलता है, जिससे पता चलता है कि किलर के पास घर और कार दोनों की चाबी था। और ये भी पता चलता है कि उसका लोकेशन हमेशा डीजे के पास सेंड हो रहा था, लेकिन डीजे के फ़ोन पे चेक करने के बाद कोई मैसेज नहीं था और कोई लोकेशन भी नहीं आया था। ये सुन के सब शॉक थे क्योंकि डीजे सबके लिए एक अच्छा इंसान था और उस पर कोई भी शक नहीं कर सकते हैं। फिर निखिल को डीजे के ऊपर शक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में देखा जाता है कि लाल के घर पुलिस कुछ ढूंढ रहा होता है और उसके घर में एक इनहेलर मिलता है। अगले सीन पे नुसरत निखिल को बोलती है कि जब तक कोई अच्छा क्लू नहीं मिल जाता वो कभी भी बिलीव नहीं कर सकती है कि डीजे ही उसकी वाइफ की मर्डर किया था। फिर निखिल संध्या के पोस्टमार्टम के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि संध्या ने हाल ही में ऑपरेशन किया था। फिर निखिल सभी बात को जोड़ के देखता है। फिर सीबीआई को लाल की वो इनहेलर मिलता है और उसके पास से कुछ पैसा भी मिलता है, जिसको निखिल फोरेंसिक लैब भेज देता है फिंगरप्रिंट के लिए और साथ में डीजे का भी फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में दिखता है कि रसूल डीजे के रूम में कुछ ढूंढ रहा था और देखता है कि डीजे अपनी वाइफ को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा था। फिर आगे ये भी पता चलता है कि लाल दिल्ली से ट्रैवल किया है और वो संध्या की 2 दिन पहले दिल्ली आया था और 2 दिन बाद, मतलब जब संध्या मर गई उसके 2 दिन बाद फिर से नागालैंड चला गया था और जाने के बाद उसका मौत हो गया था। फिर लोलाक जाके निखिल को सब बोलता है, लेकिन अब भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं सब कि डीजे ही किलर है, लेकिन निखिल का डाउट बढ़ रहा है। फिर अगले लोकेशन पे निखिल जाके सब कुछ सीबीआई हेडक्वार्टर में दिखाता है और प्रूव करवाता है कि डीजे ही अपनी वाइफ को मारा है। डीजे की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका किसी और से अफेयर भी था।
तो ये बात डीजे को बर्दाश्त नहीं हुआ और डीजे कुछ दिन पहले नागालैंड कोई कॉन्फ्रेंस में गया था। तो वहाँ वो लाल के साथ मुलाकात हुआ और उसने नागालैंड से किलर बुला के अपनी वाइफ को मारा है। लाल को एक स्लो पॉइजन भी दे दिया, जिससे वो इनहेल करते ही उसकी मौत हो गई। और सबको पता होता है कि डीजे को केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। और ये भी क्लियर हो जाता है कि लाल के घर से मिले नोट पे डीजे का फिंगरप्रिंट था। डीजे को अरेस्ट करने से पहले निखिल डीजे से मिलके वो सब एविडेंस के बारे में बोलता है जो वो कलेक्ट किया था, लेकिन डीजे उस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता है कि वो ही अपनी वाइफ की मर्डर में इन्वॉल्व है। फिर डीजे को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये सब सीन कोई कहीं और से टीवी में देख रहा है और यहाँ सेकेंड एपिसोड का एंड होता है। होप सो आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।